सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। देखिए, थोड़ा सा आप लोग एक बेसिक जानकारी समझिएगा। सरला एक ट्रिक मैंने आपको बताया था। सरला क्या था? ये सरला 79, 80 और 81। 100 से हो गया आपको संसद यानी कि पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के बारे में पूछे किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 79 में है। रॉ से हो गया आपका राज्यसभा और ला से हो गया लोकसभा, यानी कि लोकसभा का जिक्र आर्टिकल 81 में है। यही सेम चीज़ आपको स्टेट में हो जाता है। विधानमंडल, ठीक है, संसद की जगह होता है विधानमंडल, राज्यसभा की जगह होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और लोकसभा की जगह होता है विधानसभा, विधानसभा। अब समझिएगा, आर्टिकल का ट्रिक भी बताए थे। 79 में से 11 माइनस करके 100 जोड़ देना है, यानी कि 168, 169, 170। आर्टिकल 168 में है विधानमंडल, 169 में है विधान परिषद और 170 में है विधानसभा के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं एक एक करके। राज्य विधानमंडल का जिक्र है आर्टिकल 168 में, और इसके अंतर्गत 3 चीज़ होता है। पहला तो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, जिसका जिक्र है आर्टिकल 169 में। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, आर्टिकल 170। अच्छा, उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये होगा आपका 169 और ये होगा 170, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए इसको, पीडीएफ जो मैंने दिया है उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और गवर्नर यानी कि राज्यपाल का जिक्र है आर्टिकल 153 में, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, निम्न सदन, फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं और पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। वही विधान परिषद को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, बुजुर्गों का हाउस, ठीक है। आगे बात करते हैं। यदि किसी राज्य में विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों हो तो उसे बाई कैमरल सिस्टम या द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। वहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम यानी कि दोनों सदन है। जबकि यदि किसी राज्य में केवल विधानसभा हो तो उसे यूनिकैमरल सिस्टम या एक सदनीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि यूनिकैमरल में केवल गवर्नर होगा और विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा। जबकि बाई कैमरल में आपको गवर्नर भी होगा, विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। आगे बात करते हैं, ये विधान परिषद किस किस राज्य में है, तो ये मैंने पहले बता चुका है, फिर भी अभी बताता हूँ कि भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। कौन कौन है? ताम्बुक, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से यूपी, के से कर्नाटक। बिहार आपको याद रखना, बिहार में भी आपको विधानसभा विधान परिषद दोनों है, ठीक है। और विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, क्योंकि इसके गठन और सृजन का कुछ तरीका है। आर्टिकल 169 विधान परिषद को इस्टेब्लिश करने तथा एबॉलिश करने की शक्ति देता है। विधानसभा विशेष बहुमत द्वारा, मतलब कि पहले विधानसभा में मान लीजिए बिहार को स्टार्ट करना था कि यहाँ पर विधान परिषद हो, तो क्या करता बिहार करता कि अपने विधानसभा में, बिहार में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, लेकिन मान लीजिए विधान परिषद नहीं है, ये विधान परिषद के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, इसका जो विधानसभा है वहाँ पर विशेष बहुमत यानी कि 2/3 से पास कर दे। उसके बाद वो जाएगा संसद, और संसद इसे साधारण बहुमत यानी कि 50% + 1 से पास कर दे, तो ये वहाँ पर विधान परिषद बन जाएगी। या फिर ख़त्म भी हो सकती है। कहाँ कहाँ ख़त्म हुई है तो कमेंट कीजिएगा। तमिलनाडु में जो विधान परिषद है वो 1986 में समाप्त हुई है, हो चुकी है, एबॉलिश हो चुकी है, ठीक है। यहाँ लिख ही देते हैं, जैसे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तमिलनाडु कब एबॉलिश हुई है? 1986 में एबॉलिश हुई है, समाप्त हुई है। और जम्मू कश्मीर 2019 में एबॉलिश हुई है, एबॉलिश यानी कि समाप्त हुई है। यहाँ की विधान परिषद जो है वो 2019 में एबॉलिश हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एबॉलिश भी किया जा सकता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। ठीक है, विधानसभा की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे कम मिनिमम इसमें 60 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 500। डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन एंड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि ये जो विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है ये पॉपुलेशन के बेसिस पर डिपेंड करता है। परिसीमन आयोग इसे तय करता है। परिसीमन आयोग के बारे में आपको पूरे डिटेल में हम बता चुके हैं जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट वाले टॉपिक में पूरे डिटेल से हम लोगों ने परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ा है। तो विधानसभा मिनिमम हो सकता है 60 मेंबर और मैक्सिमम 500 मेंबर, लेकिन ये हर जगह सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं उसका अपवाद भी देखेंगे, एक्सेप्शन भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है कहाँ पर? यूपी में 403। क्यों? क्योंकि यूपी के पॉपुलेशन भी हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 294 है। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो 32 है। स्टेट्स में मिनिमम है, यानी कि जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम सिक्किम की है 32। आप बोलिएगा सर सिक्किम से भी कम तो पुदुचेरी का, तो पुदुचेरी राज्य थोड़ी है, यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि राज्यों में सबसे कम सिक्किम का है 32। फिर आपको कुछ कुछ राज्य याद रख लीजिए। नागालैंड, वहाँ भी 46 है। मिनिमम 60 हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये सब अपवाद है। सिक्किम में 32 है, ये 40-60 से कम है। नागालैंड में 46 है। मिजोरम में 40 है। पुदुचेरी में 30 है। गोवा में भी 40 है। अरुणाचल प्रदेश में 60 है। यानी कि कहीं ना कहीं ये 60 वाला रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। आगे बात करते हैं इलेक्शन। विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य को लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, एक सदस्य को राज्यपाल एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत करते थे पहले, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब जो मनोनीत करने का सिस्टम है वो समाप्त हो गया। रिजर्वेशन की बात करें, SC ST के लिए सीटें आरक्षित है। किस बेसिस पर? पॉपुलेशन के बेसिस पर, यानी कि जनसंख्या के बेसिस पर अभी भी वहाँ पर सीटें आरक्षित है। कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त करेंगे? भंग करके, विघटित करके। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा के टर्म को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने ये लाया था। यदि यह अवधि कितनी बार बढ़ा सकते? मान लीजिए कि कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी गई विधानसभा, तो अगर देश में आपातकाल चल रहा है एक रेजोल्यूशन आएगा और 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मान लीजिए वो 1 साल ख़त्म हो गया, फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह करते करते अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कब तक बढ़ाएंगे। यह अवधि कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक बार में मैक्सिमम 1 वर्ष, फिर अगले बार में 1 वर्ष, ऐसे करके। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात, मान लीजिए आपातकाल समाप्त हो जाता है, तब ये मैक्सिमम 6 महीना तक रहेगा, फिर अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। विधानसभा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, एज जो है 25 साल होनी चाहिए, और जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस राज्य में पंजीकृत मतदाता में नाम होना चाहिए। देखिए ये 25 साल, 30 साल, 35 साल जब लोग पढ़ते हैं वो याद रखना है आपको। लोकसभा और राज्यसभा में क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एज कितना है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसमें एज है मिनिमम 35 ईयर, मिनिमम 35 वर्ष एज होना चाहिए। याद रखिएगा, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होता है, इसमें मिनिमम एज मात्र 21 साल रखा गया है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसको याद रखिए। मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया वो एग्जाम में पूछता है तो आपको याद रखना है, नोट याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पंचायत और नगर पालिका, पालिक लिखा गया, पालिका होना चाहिए, नगर पालिका। ठीक है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव को छोड़कर बाकी सब चुनाव करवाता है, लेकिन ये पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग किस आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल 243 के में इसका जिक्र है। आगे बात करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन है उसके इतर एक डिस्क्वालिफिकेशन भी है, अगर ये ना हो तो हटाया जा सकता है, जो कि MP की तरह ही है। MP, ये हम लोग MLA का पढ़ रहे हैं तो वो MP की तरह सेम है, यानी कि राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक नहीं होगा तो भी उसको हटा दिया जाएगा,
25 वर्ष से कम का होगा तो भी हटा दिया जाएगा, या संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अयोग्य हो, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट, याद रखिएगा आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1952 के तहत अगर वो अयोग्य है तो भी अयोग्य होगा, ये भी याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा राज्य विधानमंडल यह तय करता है कि कोई लाभ का पद उसकी सदस्यता के लिए अयोग्य होगा या नहीं। कौन सा पद लाभ का पद होगा या नहीं होगा, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर राज्यपाल किसी सदस्य को क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर सकता है। हम लोग पढ़े थे कि ये जो क्वालिफिकेशन है अगर ये क्वालिफाई नहीं करता है और इसके तहत अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर हटाना हो तो वो लोकसभा विधानसभा का स्पीकर करेगा, याद रखिएगा। दल बदल कानून के ग्राउंड पर अगर किसी सदस्य को स्पीकर द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाता है, अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई करना है तो राज्यपाल करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिफारिश पर, ये भी यहाँ टिक मार देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, ठीक है। लेकिन दल बदल कानून के तहत अगर हम लोग को डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन करेगा, स्पीकर के द्वारा, स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के द्वारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेंटर में भी यही है, स्टेट में भी यही है। स्टेट में सेंटर में क्या होगा, यहाँ राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति हो जाएगा और विधानसभा का स्पीकर की जगह लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा सेंटर में, बस यही अंतर और कुछ नहीं है। सैलरी की बात करें तो राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती है, सबका सैलरी तो राज्य विधानमंडल ही तय करेगा, समय समय पर इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। रेजिग्नेशन की बात करें तो राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है, अध्यक्ष को। तो हम लोग स्पीकर को पढ़ना बहुत जरूरी है अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष जो है मस्ट बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसका क्वालिफिकेशन है। वो जो अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष है, ये स्पीकर कहाँ का होगा, हमेशा स्पीकर आपको विधानसभा का होगा, क्योंकि विधान परिषद में सभापति होता है, इसलिए स्पीकर हमेशा विधानसभा में होगा। तो जो भी स्पीकर है वो पक्का है कि विधानसभा का ही मेंबर होना चाहिए। इट इज़ इलेक्टेड अमॉन्ग्स्ट द मेंबर ऑफ SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि ये विधानसभा के मेंबर में से ही कोई एक चुना हुआ होना चाहिए। इसका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर। सीनियर मोस्ट मेंबर कैसे, एज से, कि जो सबसे ज़्यादा चुनाव जीतेगा वो, तो जो सबसे ज़्यादा चुनाव जीतता है उसको सीनियर माना जाता है, एज से सीनियर नहीं होता है। अगर कोई राजनीति में नया आया है, उसका एज है 90 साल, तो उसको सीनियर नहीं बोलेंगे। अगर कोई किसी का एज 40 साल है लेकिन राजनीति में 4 बार जीत चुका है, 4 बार नहीं, 4 बार में तो 20 वर्ष नहीं, मान लीजिए 2 बार जीत चुका है, तो वो 90 वर्ष से ज़्यादा सीनियर हो जाएगा। तो सीनियर हम लोग बाय जीतने, कितना बार जीता है, कितना बार वो चुनाव जीता है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको सीनियर मानते हैं। प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को ही हम लोग प्रोटेम स्पीकर रखते हैं। यही प्रोटेम स्पीकर इलेक्शन करवाता है स्पीकर का, और जब तक स्पीकर नहीं आता है तब तक स्पीकर का काम करेगा प्रोटेम स्पीकर। इसका काम ही है कि सभी लोगों को शपथ दिलाना, स्पीकर का चुनाव कराना। और जैसे ही स्पीकर आएगा प्रोटेम स्पीकर अपना हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा, ठीक है। और स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, यानी कि उपाध्यक्ष को। स्पीकर का काम क्या है, देखिए, टू मेंटेन डिसेंसी एंड डेकोरम इन द असेंबली। असेंबली में साफ सुथरा माहौल स्थापित करना, कि कोई झगड़ा ना करे, शांति स्थापित करना, ये सारा काम है विधानसभा स्पीकर का। कोरम पूरा नहीं होगा तो स्पीकर क्या करेगा, मीटिंग को समाप्त या निलंबित कर सकता है। कोरम 10% होता है, यानी कि जितने भी लोग हैं उसका 10% लोग अगर नहीं आया तो हम लोग मानते हैं कि गणपूर्ति नहीं हो पाया। गणपूर्ति 10% होता है, कोरम का मतलब गणपूर्ति। अगर 10% लोग वहाँ पे अटेंडेंस नहीं दिया तो हम लोग मीटिंग जो है, जो भी मीटिंग होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी बिल, वो मनी बिल है कि नहीं, ये डिसाइड लोकसभा स्पीकर ही करता है। लोकसभा स्पीकर सेंटर में, यहाँ पे विधानसभा स्पीकर, राज्य में विधानसभा स्पीकर। इट अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटीज ऑफ द असेंबली। कमिटी से संबंधित जितना भी असेंबली होगा उसका चेयरमैन को अपॉइंट करेगा हमारा स्पीकर। यह शुरुआत में वोट नहीं करता, यानी कि अगर वोटिंग हो रहा है तो ये स्टार्टिंग में वोट नहीं करेगा। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि विधानसभा, विधान परिषद, मान लीजिए कभी ऐसा है कि किसी मत के यस में और नो में 10 मेंबर यस बोल रहा है, 10 मेंबर नो बोल रहा है, यानी कि यहाँ वोट इक्वल हो गया है। इक्वलिटी ऑफ वोट के समय में यह कास्टिंग वोट करता है, निर्णायक मत देता है, बस यही करता है, इसका और कोई काम नहीं है। ये कभी भी शुरुआत में वोट नहीं करेगा स्पीकर। रिमूवल की बात करें तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए 14 दिन पहले से नोटिस देना पड़ता है।
इस पीरियड में वह स्पीकर की तरह काम नहीं करेगा। उसको नोटिस दे दिए, बस वो स्पीकर से हट जाएगा, उसकी जगह कोई और आदमी स्पीकर का काम करेगा। 14 दिन के बाद यदि विधानसभा एब्सोल्यूट मेजोरिटी द्वारा रिजोल्यूशन पास कर दे तो स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ता है। याद रखिएगा, स्पीकर को हटाने के लिए कौन सा मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और यही एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछता है। तो ये हम लोग पढ़े विधानसभा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ होना चाहिए मिनिमम 40 और मैक्सिमम जितना विधानसभा है उसका 1/3। विधानसभा का 1/3 मैक्सिमम है। इसी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच किसी राज्य की विधान परिषद की स्ट्रेंथ संसद द्वारा फिक्स किया जाता है। ये कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगा। सर्वाधिक स्ट्रेंथ किसका? यूपी का। कमेंट कीजिएगा 100 है कि 101 है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इलेक्शन की बात करें कि विधानसभा के मेंबर की विधान परिषद के मेंबर की इलेक्शन कैसे होती है। तो विधान परिषद के मेंबर का इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा देते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष में भी कैसा बताइए? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। याद रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये जो विधानसभा का मेंबर है उसका 1/3 मेंबर विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाएगा। कैसे वो चयन? देखिए, जितने विधानसभा के मेंबर होंगे SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, वो चुनेंगे 1/3 मेंबर को। फिर 1/3 मेंबर को कौन चुनेंगे? स्थानीय निकायों द्वारा, यानी कि म्यूनिसिपल के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा, इन सब के द्वारा 1/3 मेंबर चुना जाएगा। तो 1/3 कितना हो गया? 2/3 बचा 1/3। इस 1/3 का 1/6 यानी कि ये 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेंगे। किस क्षेत्र में? क्लास। हम आपको बताए थे क्लास, यहीं पे लिख देते हैं क्लास। यानी कि C का मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट, L का मतलब लिटरेचर यानी कि साहित्य, A का मतलब आर्ट्स, S का मतलब साइंस, S का मतलब सोशल सर्विस। यानी कि कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि सहकारिता आंदोलन, L का मतलब लिटरेचर यानी कि साहित्य, A का मतलब आर्ट्स यानी कि कला, S का मतलब साइंस यानी कि विज्ञान और S का मतलब सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा। इन 5 क्षेत्र में से कोई भी एक क्षेत्र का हो तो राज्यपाल उसे 1/6 मेंबर को मनोनीत कर सकता है। 1/12 का बात करें तो ये शिक्षकों द्वारा, कैसे शिक्षक? सेकेंडरी क्लास के शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा, जो 3 साल वाले स्नातक होते हैं उनके द्वारा ये 1/12 सदस्य को चुना जाता है। तो ये आपका तरीका है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन का। याद रखिएगा, टर्म या कार्यकाल की बात करें तो विधान परिषद एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 मेंबर जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल पर इसके 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 साल पर इसके 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सेवानिवृत्त सदस्य री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 2 साल बाद किसी को हटा दिया गया, यानी कि वो 6 साल का सेवा पूरा कर लिया, उसको हटा दिया गया, क्या वो फिर से विधान परिषद में आ सकता है? हाँ, री इलेक्शन के लिए वो वापस आ सकता है। याद रखिए, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सैलरी। तो कोई भी हो भाई, सैलरी उसका विधानमंडल ही तय करेगा, आर्टिकल 168। उसके बाद रेजिग्नेशन की बात करें तो विधानसभा परिषद के जो भी मेंबर हैं वो अपना रेजिग्नेशन सभापति यानी कि चेयरमैन को देते हैं। जैसे विधानसभा का बात करें, विधानसभा ये किसको देते थे? इसके मेंबर स्पीकर को देते थे, यानी कि अध्यक्ष को देते थे। लेकिन विधान परिषद वाला किसको देंगे? सभापति को देंगे, चेयरमैन को देंगे। और एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होगा? एनी मेंबर अपॉइंटेड इन बिटवीन MLC, यानी कि विधान परिषद का किसी भी मेंबर को चुना जा सकता है। ये राज्यसभा से भिन्न है, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता था? राज्यसभा का चेयरमैन होता था उपराष्ट्रपति, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ विधान परिषद का चेयरमैन कौन होना चाहिए? उपराज्यपाल। लेकिन बिहार में कहीं भी किसी भी राज्य में उपराज्यपाल का पोस्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी मेंबर को उठाकर सभापति बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं विधान परिषद के सभापति के बारे में। इसका कार्य विधानसभा में स्पीकर की तरह ही होता है। इसे विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, यानी कि इसे विधान परिषद का मेंबर एटलीस्ट होना चाहिए। और बात करें, इट इज़ इलेक्टेड अमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर्स, इसे इसके सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। जबकि राज्यसभा में चेयरमैन उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। देखिए,
इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि जो भी विधान परिषद का सभापति होता है वो विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, लेकिन इसका कंपेयर हम लोग राज्यसभा से करते हैं। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की बात करते हैं। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो लोकसभा का भी नहीं होगा, राज्यसभा का भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि ये लिखा हुआ है कि विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और विधान परिषद का काम क्या होगा? इसका कार्य वही होगा जो विधानसभा में स्पीकर करता है, वही काम विधान परिषद में सभापति करता है, बस, और कोई अंतर नहीं है। आगे बात करें, सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देते हैं और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। सभापति और उपसभापति दोनों विधान परिषद के सदस्य ही होंगे। रिमूवल करने का तरीका क्या है? 14 दिन पहले नोटिस देंगे। अगर रिजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कर दिया जाए तो 14 दिन बाद चेयरमैन को हटना पड़ता है, यानी कि चेयरमैन भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हटेगा और स्पीकर भी, दोनों सेम है। और 14 दिन पहले नोटिस देंगे तो ये एज अ चेयरमैन काम नहीं करेगा उस समय। जब इसको नोटिस दे दिए उसके बाद कोई दूसरा आदमी चेयरमैन का काम करेगा, ये नहीं करेगा। अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल में बिल कैसे पास होता है। तो हम बताए थे कि राज्य स्तर पर बिल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो साधारण बिल, दूसरा है मनी बिल। साधारण बिल जिसको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, दूसरा मनी बिल यानी कि धन विधेयक। ठीक है, अब देखिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। मान लीजिए कि यूनिकैमरल क्या होगा? जहाँ केवल विधानसभा है तो वहाँ खाली विधानसभा पास हो जाएगा तो सीधा राज्यपाल के पास भेज देंगे, आप साइन कर दीजिए। लेकिन बाईकैमरल में क्या होगा? विधानसभा के बाद विधान परिषद भी जाएगा, उसके बाद गवर्नर राज्यपाल के पास जाएगा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यहाँ तक याद हो गया? अब समझते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं मंत्री वाला। कोई मंत्री या विधायिका का कोई अन्य सदस्य ऐसा विधेयक पेश कर सकता है, ऐसा बिल पेश कर सकता है, यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में 3 चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है, पहले सदन से पारित होने के बाद, कोई पहला सदन कोई भी हो सकता है, वह विधेयक दूसरे सदन में विचार और पारित करने के लिए भेजा जाता है। केवल जब दोनों सदन किसी बिल संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सहमत होते हैं तो उसे राज्य विधायिका द्वारा पारित माना जाता है। जब राज्य विधायिका के दोनों सदन द्वारा पारित हो जाएगा तब वह जाएगा राज्यपाल के पास। ठीक है, राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं, वो आगे बताएंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन, कोई विधेयक जब विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मान लीजिए कोई विधेयक विधानसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, तब उस विधेयक को कहाँ भेजा जाएगा? विधान परिषद के पास। तो विधान परिषद के पास 4 विकल्प हैं। पहला, यह विधेयक को उसकी संपूर्णता में बिना संशोधन के पारित कर सकता है, यानी कि जैसा विधानसभा ने भेजा विधान परिषद ने भी वैसा ही पारित कर दिया, तो ये विधायिका द्वारा पारित माना जाएगा, क्योंकि विधानसभा भी कर दिया, विधान परिषद भी कर दिया। अब समझिए, यह विधेयक में संशोधन कर सकता है, इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेज सकता है, यानी कि विधानसभा ने कोई विधेयक भेजा तो विधान परिषद इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब समझिए, इसमें बिल को सिरे से खारिज करने की शक्ति है। ये बिल को खारिज भी कर सकता है विधान परिषद। अगर विधानसभा ने भेजा है तो विधान परिषद उसे खारिज कर सकता है, खत्म कर सकता है। कोई कार्रवाई नहीं करेगी और इस तरह विधेयक लंबित रहेगी। मान लीजिए कि विधान परिषद कुछ नहीं किया तो विधेयक लंबा रहेगा, 3 महीना तक रहता है, याद रखिएगा 3 महीना तक। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, यदि विधान परिषद बिना संशोधन के पारित कर देती है या विधान परिषद के प्रस्ताव संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है और यह राज्यपाल के पास साइन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अब यदि विधान परिषद के प्रस्ताव संशोधनों को विधान सभा द्वारा अस्वीकार कर देती है, मान लीजिए विधान परिषद कोई संशोधन के लिए करके पुनर्विचार के लिए भेजता है और इसको फिर से वो विधान सभा में आता है, विधानसभा इसको अस्वीकार कर देती है, उसका जो संशोधन है उसको अस्वीकार कर देता है, या विधान परिषद विधेयक को पूरी तरह खारिज कर देती है, या परिषद 3 महीने तक कार्य करने में विफल रहती है, यानी कि 3 महीने तक वो कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब क्या होगा? तो विधानसभा फिर से विधेयक पारित कर सकती है तथा परिषद को भेज सकती है, यानी कि विधानसभा फिर से विधेयक पारित करके परिषद को भेजेगी। अब परिषद उसको, चूंकि वो 3 महीना पहले ही लैप्स कर चुका है, बर्बाद कर चुका है, अब वो ज़्यादा दिन नहीं रोक सकता है, अब वो मैक्सिमम 1 महीना रोक सकता है। यदि परिषद फिर से विधेयक को खारिज करती है या इसे ऐसे संशोधनों के साथ पारित करती है
जो विधानसभा के लिए अस्वीकार्य है, विधानसभा उसको नहीं मानता है, तो इसे 1 महीने के अंदर पारित करने में मतलब विफल रहती है। यानी कि मान लीजिए कि वो फिर से 1 महीना और टाइम ले लिया और 1 महीना में उसको विफल रह गया उसको पारित करने में, तो अब क्या होगा, ये मान लिया जाता है कि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है। मान लिया जाता है जिस रूप में दूसरी बार पारित किया गया था, यानी कि जिस रूप में विधानसभा ने भेजा था उसी रूप में उस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं विधेयक को पारित करना है या नहीं, इसके बारे में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, विधानसभा के पास होता है। यानी कि किसी नियमित विधेयक को पारित करना है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय विधानसभा का होता है। यानी कि पहला बार विधानसभा भेजा विधान परिषद के पास, विधान परिषद संशोधन करने के लिए भेज दिया, कुछ संशोधन के साथ भेज दिया कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरी बार जब विधानसभा भेजा तो ये उसको मैक्सिमम 3+1 यानी कि 4 महीना ही रोक सकता है। पहला बार में 3 महीना मैक्सिमम और दूसरा बार में 1 महीना, 4 महीना तक ही लंबित रख सकता है, उसके अलावा वो ज़्यादा नहीं रोक सकता है। अब समझिएगा, किसी विधेयक की असहमति पर बहस करने के लिए संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता। यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल लोकसभा और राज्यसभा के लिए है, विधानसभा और विधान परिषद के लिए नहीं है। ये याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या राज्यों की कार्रवाई में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है, तो याद रखिएगा नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आगे समझिएगा, दूसरा कंडीशन ये तो था कि जब विधेयक को पेश किया था विधानसभा ने, लेकिन मान लीजिए विधान परिषद ने कोई विधेयक पेश किया, तब क्या होगा। जब कोई विधेयक विधान परिषद द्वारा पेश किया जाता है और विधानसभा भेजा जाता है, और यदि विधानसभा विधेयक को खारिज कर देता है तो बिल वहीं समाप्त हो जाता है। विधानसभा के पास इतना पावर है कि डायरेक्ट बिल को, विधान परिषद के बिल को समाप्त खत्म कर सकता है। यानी कि राज्य में अगर समझे तो विधानसभा का पावर पूरा है, विधान परिषद का कुछ भी पावर नहीं है, 0 पावर। क्योंकि विधान परिषद 3 महीना प्लस 1 महीना यानी कि टोटल 4 मंथ मैक्सिमम रोक सकता है, उसके बाद किसी भी बिल को वो रोक नहीं सकता है। आगे बात करते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में समझते हैं। धन विधेयक केवल किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है और साधारण विधेयक कोई भी पेश कर सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, डिसाइडेड बाय स्पीकर, डिसाइडेड बाय स्पीकर, अध्यक्ष। स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। अब समझिएगा, अगर वो साधारण विधेयक है तो समझिए बिल एक्ट बनेगा जब उस पर राज्यपाल का साइन होगा। तो राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन है कि बिल पर सहमति दे दे, अगर सहमति दे दिया तो बिल बन जाएगा एक्ट, ठीक है। बिल को अस्वीकृत कर दे, अगर अस्वीकृत कर दिया, अस्वीकार किया, सहमति नहीं दिया तो बिल एक्ट नहीं हो जाएगा, बिल वहीं समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लेकिन राज्यपाल इस बिल को पुनर्विचार के लिए, मान लीजिए कोई बिल विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर वो पहुंचा गवर्नर के पास, गवर्नर इसको पुनर्विचार के लिए, रिकंसीडर के लिए भेज दिया। दोबारा अगर ये बिल भेजा जाता है गवर्नर के पास तो दोबारा रिकंसीडर के लिए नहीं भेज सकता है, सिर्फ एक बार भेज सकता है। यानी कि सदन यदि विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोनों सदनों द्वारा फिर से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल को सहमति देनी पड़ती है। ये कौन सा संशोधन था, 42वां ना, 42वां संविधान संशोधन था। आगे चौथा ऑप्शन क्या होता है राज्यपाल के पास कि वो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख दे, आर्टिकल 201, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। फिर अब राज्यपाल का काम खत्म, अब वो काम बचा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के पास फिर 3 ऑप्शन है कि स्वीकृति दे दे, अगर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दिया तो वो बिल बन जाएगा एक्ट, अगर राष्ट्रपति ने अस्वीकृत कर दिया तो वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लौटाएगा तो जब कोई विधेयक सदन में वापस लौट जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यानी कि 6 महीने तक अगर आपने पुनर्विचार नहीं किया तो वो बिल ऐसे भी समाप्त माना जाएगा। अब दोबारा जब यह विधेयक राज्य विधानमंडल से वापस आएगा तो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा, ना कि राज्यपाल के पास। यानी कि विधानसभा से गया विधान परिषद, विधान परिषद से गया गवर्नर, और गवर्नर से मान लीजिए गया प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगली बार जब ये प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए भेजा है, पुनर्विचार के लिए, तो ये विधानसभा से विधान परिषद से गवर्नर नहीं जाएगा, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यानी कि वो राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए कोई बाध्य नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इसमें संविधान कुछ नहीं कहता, संविधान मौन है। राष्ट्रपति एक बार लौटाया, पुनर्विचार 2 बार 3 बार 1000 बार भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, संविधान कुछ नहीं कहता इसके बारे में, ठीक है।
आप समझिएगा। मनी बिल के बारे में देखते हैं। ये तो था नॉर्मल बिल। मनी बिल का केस में थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। मनी बिल के केस में बिल एक्ट तभी बनेगा जब राज्यपाल सहमति देगा। राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन है। पहला, बिल पर सहमति दे दे, ठीक है, सहमति दिया तो वो बिल बन जाएगा एक्ट। दूसरा, बिल को अस्वीकृत कर दे तो भी वो अस्वीकृत कर देगा तो वो एक्ट नहीं बनेगा। पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं लौटा पाएगा, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा पाएगा। चौथा, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख दे 201। राष्ट्रपति के पास जो ऑप्शन था उसमें से एक ऑप्शन समाप्त हो गया है कि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यानी कि मनी बिल धन विधेयक को ना तो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल लौटाएगा ना राष्ट्रपति लौटाएगा पुनर्विचार के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति स्वीकृत और अस्वीकृत, बस यही 2 ऑप्शन है। स्वीकृत करेगा तो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा, अस्वीकृत करेगा तो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा, बस यही 2 ऑप्शन था। आगे बात करते हैं। मनी बिल को जब विधान परिषद भेजा जाता है तो परिषद इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, वह केवल अपना सुझाव दे सकती है और विधान सभा इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। यानी कि मनी बिल के केस में एक और चीज़ याद है कि मनी बिल ना तो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना राष्ट्रपति, और मनी बिल को विधान परिषद भी खारिज नहीं कर सकती है। मनी बिल में ये पावर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और बिल कैसे पास होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरे अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप में जाकर, ऐप स्टडी विद कौशल, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप PDF परचेज कर सकते हैं। अगर सिर्फ पॉलिटी का PDF लेना है तो 99 में मिल जाएगा, और अगर आपको ऑल PDF लेना है तो 399 में आपको मिलेगा। याद रखिएगा, 399 में आपको ये सभी क्लासेस का PDF मिल जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट है सभी का। लेकिन याद रखिएगा, ये प्राइस आगे बढ़ सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके PDF परचेज कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा करते रहिए कंटिन्यू। आप सभी को आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।